भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर। इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और आखिर यूके की सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही थी कि वो हमारे विदेश मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी दायरे में किसी को एंटर करने से रोक नहीं पाए। इससे पहले कि मैं पूरे इस मैटर को डिस्कस करूं, इससे क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, इंडिया ने क्या जवाब दिया है, क्या रिक्वेस्ट की है, क्या ऑर्डर दिया है यूके को आफ्टर दिस इंसिडेंट, और किस तरीके से हम इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे एपिसोड को देखने की जरूरत है, वो इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें, किस तरीके से एक इंसान जयशंकर जी की जो कार थी जिसके अंदर उन्हें ट्रैवल करना था, उस वहां तक पहुंच चुका है। इंडियन फ्लैग को उन्होंने टीयर किया, उनके जयशंकर जी के सामने खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लगाए, एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाए, और ये सब हो रहा है एक दूसरे देश की नेशनल कैपिटल के अंदर, जहां आपको इनवाइट किया गया है। डॉक्टर जयशंकर वाज इनवाइटेड टू दैट प्लेस फॉर डिप्लोमेटिक टॉक्स, और अगर उसके बाद आपको ये सब चीजें होती हुई दिखेंगी, अब इमेजिन करो, एक चीज इमेजिन करो जस्ट आप, कि अगर किसी यूके के मिनिस्टर के साथ भारत में ये सेम चीज हो जाती तो क्या वैसा ही रिएक्शन मिलता हमें ग्लोबल मीडिया का जैसा आज की डेट में देखने को मिल रहा है? क्या तब कोई सवाल नहीं उठाता कि यार सिक्योरिटी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इस कंट्री के अंदर? हमारे यहाँ आप कश्मीर में कुछ होता है तो ह्यूमन राइट्स चिल्लाते हुए पहुंच जाते हो, अपने देश में आप एक एंटी इंडिया एजेंडा रन करने दे रहे हो और उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम दे रहे हो। मतलब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिल सकती, राइट? इससे पहले कि मैं और ज्यादा क्रिटिसाइज करूं इन्हें, हम एक बार ये देखते हैं कि ये पूरा सिनेरियो जो हुआ है, क्या ये पहली बार हुआ है? और आखिर ये खालिस्तानी नाम का जो ड्रामा चल रहा है, खालिस्तान की जो डिमांड चल रही है, ये क्या है? ये सच है? कोई प्रोपोगेंडा है? कौन रन कर रहे हैं? किसको ये खालिस्तान चाहिए? उस बारे में भी हम ये बात करेंगे एक बार। देखो, क्या ये पहली बार हुआ है यूके के अंदर? नहीं जी, पहली बार नहीं हुआ है। आपको पता है 2023 के अंदर पूरा का पूरा एक खालिस्तानी मॉब इंडियन हाई कमीशन के सामने पहुंचा था, इंडियन फ्लैग को नीचे उतारा था और वहां एक खालिस्तानी फ्लैग लगा दिया था। उस टाइम पे भी यूके गवर्नमेंट ने बोला था जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे हम लोगों को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते। तो आज की डेट में अगर मैं भारत के अंदर ऐसी प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट कर दूं कि स्कॉटलैंड को अलग करो, नदर्न आयरलैंड को अलग करो, वेल्स को अलग करो, तो क्या आप उस चीज से एग्री करोगे? तब वो हम उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो आप भी क्या वैसा ही रिएक्ट करोगे जैसा आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स पहले तो बाकी गवर्नमेंट के, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, ये जो आप प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हो, खालिस्तानी जैसी बोगस जो एंटी इंडियन पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हो, इनको पहले साइडलाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी और जियोपॉलिटिकली भी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। अब इमरजेंस ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट, मैं यूके की बात नहीं करूंगा फिलहाल, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में जाना चाहूंगा। देखो, वैसे अगर हम पढ़ते हैं ना यूपीएससी में कि यार ये पंजाबी आइडेंटिटी, ये सिख आइडेंटिटी का शुरुआत कहां से हुई, मैं खालिस्तानी आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं सिख आइडेंटिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा। कैसे ये ट्रांसवर्स हो गई इनटू खालिस्तानी आइडेंटिटी, उस पर भी हम पहुंचेंगे। 1873 में सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर यह बोला गया कि किसी भी तरीके से ब्रह्मो समाजिस्ट और जितने भी इस्लामिस्ट हैं, इन्हें कन्वर्जन नहीं करने दिया जाएगा भारत में। उसके बाद 1929 में सिख पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक अलग रिप्रेजेंटेटिव जाते हुए दिखते हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं थे। 1955 में अकाली मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पंजाबी सूबा मूवमेंट, कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए पंजाब का। और 1966 में जब एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बन जाता है, जिसे हम आज की डेट में पंजाब बोल रहे हैं, तब ये अकाली जो हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसको इंटरनेशनलाइज किया गया, जिसमें बाकी कंट्रीज ने अपनी, यहाँ भारत की फॉल्ट लाइंस देखते हुए अपने इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश की गई। और इसमें सबसे पहला जो नाम हमें देखने को मिलता है, देखिए, जैसे ही 1960s, लेट 1960s में हमें पंजाब अलग बनता हुआ दिखता है, तब ये खालिस्तानी डिमांड शुरू हो जाती है। और इसमें सबसे पहला नाम जो हमें देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है जगजीत सिंह चौहान का, राइट? ये कौन है? ये डेंटिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन थे। ये सॉवरेन सिख स्टेट की डिमांड करने वाले सब में की जो लोग थे, उनकी लाइन में सबसे आगे खड़े हुए दिखते हैं। इन्होंने मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली भी की तरह भी सर्व किया है फ्रॉम द ईयर 1967 टू 69, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन भी होल्ड करी है दी अकाली गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद इनके दिमाग में कुछ दिक्कत आ गई, भाई साहब को कुछ बुद्धि फिर गई इनकी। इनको ऐसा लगने लगा कि पंजाब को एक सेपरेट देश बना देना चाहिए। इंडिया के अंदर पंजाब की डिमांड, पंजाब जो सिख पॉपुलेशन है, उनकी राइट्स को सिक्योर नहीं रखा जा पा रहा।
इन्हें पाकिस्तान में नजर नहीं आया जहां सिख पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, और इन्होंने फिर क्या किया, ये एक ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान जाते हैं, और वहां जो याया खान थे, ये 1971 की बात चल रही है, वहां जो याया खान थे उन्होंने पूरी तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हाँ जी हम आपका जो खालिस्तान का जो डिमांड है इसे पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये कब चल रहा है, 1971 में चल रहा है, जब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को एज अ बांग्लादेश लिबरेट कराने की कोशिश कर रहा था। और उस टाइम से पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी चल रही है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो उन्हें अपना मौका दिखा कि इंडिया को तोड़ने का एक हमारे पास भाई बकरा खुद चलता हुआ आ रहा कटने के लिए, तो हम तो क्यों ही छोड़ेंगे उसे। तो उन्होंने बकरे को बहुत अच्छे से वेलकम किया कि हम भी तुम्हारे खालिस्तानी आइडियोलॉजी के सपोर्ट को, जो एंगल है उसको सपोर्ट करेंगे। तब से ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की तरह यूज किया जा रहा है खालिस्तान को, नॉट जस्ट बाय पाकिस्तान बट बाय यूएस, बट बाय कनाडा, बाय यूके, बाय जर्मनी, बाय ऑस्ट्रेलिया, जिससे जो भी हमारी जो भारत की बार्गेनिंग कैपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। जब भी आप एक ऐसा एंगल दे पाए दुनिया को कि यार इंडिया इज नॉट सिक्योर, इंडिया में माइनॉरिटी राइट सिक्योर नहीं है, देखो मुस्लिम्स अलग चिल्ला रहे हैं, सिख अलग चिल्ला रहे हैं कि हम एक सेपरेट स्टेट चाहिए इंडिया के अंदर, हम सिक्योर फील नहीं कर रहे, इस तरीके से आप क्या करते हो, एक बैड इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो किसी देश की। और आज की डेट में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव यही करने की कोशिश कर रहा है, वो दोगले लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोगलापन दिखा रहे हैं यहाँ। अब इससे पहले कि मैं एक बार ये देखूं कि इंडिया ट्रेड रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया यूके रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा, इन एपिसोड को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो उस टाइम पहले ना एक लखबीर सिंह रोड करके एक लीडर है जिनको मार दिया गया था, ये भी खालिस्तानी लीडर थे। अब दिक्कत इनके साथ क्या आ रही है कि ये पंजाब जो भारत के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां ग्रास रूट लेवल पे खालिस्तान का के तक नहीं है, राइट। आप खालिस्तानी एजेंडा पूरी तरीके से पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर एक्टिवेट करने में नाकाम रहे हैं। तो अब आप फड़फड़ा रहे हो, लखबीर सिंह रोड जा चुके हैं, यूएस आपको सपोर्ट कर रहा था, वहां से जो आपको सपोर्ट कर रहा था बाइडन डिमेंशिया का शिकार, वो भी जा चुका है, अब ट्रंप आ चुका है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है नहीं। कनाडा के अंदर जो आपको ट्रूडू बैठा हुआ दिख रहा था, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, उसने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने, जिसमें आपको बेसिकली खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको लोग जैसे भगत सिंह बरार, जो लखबीर सिंह रोड का बेटा है, वो लीड करता हुआ दिख जा रहा है। और ये जो अटैक किया है, ये भगत सिंह बरार के जो क्रिमिनल उसने हायर कर रखे हैं, उन्हीं में से एक था जो आपको स्ट्रीट लेवल एक्टिविज्म करते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको बब्बर खालसा जो देखने को मिलता है, जिसमें तलविंदर सिंह परमार जैसे लोग देखने को मिल जाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स में आपको रंजीत नीटा जैसे लोग देखने को मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के पपट बनकर इंडियन इमेज को इंपैक्ट करना चाहते हैं, और यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज को अब इन्होंने बेस बना दिया है, क्योंकि ये यूएस और कनाडा में अपना बेस ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे, वहां की गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन यूके को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो इतनी आग से खेलेगी तो सबसे पहले जलने के चांसेस भी उसी के हैं। खुद का तो इस्लामाइजेशन होता जा रहा है। आज अगर आप जाके देखेंगे यूके को, तो यूके बहुत जल्दी आपको हो सकता है इन दी नेक्स्ट 50-60 ईयर्स आपको पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बनता हुआ दिख जाए। और उसका जो, जिसे हम बोलते हैं ना सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन, वो आपको यूके के अंदर फंक्शन भी करता हुआ दिख जा रहा है। और आज की डेट में आप एक और ऐसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के अगेंस्ट लेके जाती है। इसके आपको इकोनॉमिक रिलेशंस भी इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे, इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे, और जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे एस्पेक्ट भी। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे क्या फर्क पड़ सकता है इस चीज़ का। अगर यूके ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी, और अपने आगे से दोबारा कोई ऐसी चीज़ होती हुई दिखती है जो इंडियन सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाती है, तो यूके के लिए ये ठीक नहीं रहने वाला, भारत और यूके रिलेशंस के लिए बेहतर नहीं रहने वाला। सबसे पहले 20.36 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है हमारे बीच में 2022-23 में, जो रिकॉर्ड है। तुम ब्रेक्सिट कर चुके हो, तुम यूरोपियन यूनियन से बाहर जा चुके हो, तुम्हें बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। तुम बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हो भारत के साथ, लेकिन इन चीज़ों के साथ तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट क्वेश्चन माई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी और साथ के साथ बोलो कि भाई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, हम एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इंडिया का यूके जो है वो 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अगर इंडिविजुअली कंट्री वाइज देखा जाए तो। साथ के साथ भारत जो है यूके के लिए एक मेजर एफडीआई सोर्स भी है, मतलब लगभग 5000 जॉब्स एवरी ईयर क्रिएट करने में इंडिया हेल्प करता है यूके के अंदर। तो यूके को समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान जैसी आईएसआई जैसी जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनके एजेंडा को सपोर्ट करेगा, और खुद हमारी फॉल्ट लाइन्स को यूटिलाइज करके हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करेगा, या अपनी इकॉनमी की तरफ फोकस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसे ही आप गड्ढे में जा रहे हो। आप कोशिश करनी चाहिए आपको कि यू शुड चूज द साइड्स वेरी वाइजली, थोड़ा सोच समझ के, विजडम के साथ। दूसरी चीज़ जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, देखो आज की डेट में ऑलरेडी वर्ल्ड जो है वो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको हेक्टिक देखने को मिलता है, थोड़ा सा
जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। ऐसे केस में यूरोप वैसे ही परेशान है, यूके जैसी कंट्री भी परेशान है कि यूएस रशिया के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुका है, यूक्रेन को साइडलाइन कर चुका है। ऐसे में यूरोप को सपोर्ट चाहिए कंट्रीज लाइक इंडिया का। लेकिन अगर यूके और जर्मनी जैसी कंट्रीज इन चीज़ को आगे बढ़ाती हैं, खालिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाती हैं, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू हेल्प देम कि वो किस तरीके से जियो स्ट्रेटेजिकली एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ लेके जाएं। तो यहाँ जब साइड चूज करने की बात आती है ना, जब आप व्हाइट एंड ब्लैक में गेम करते हो और अब कोई ऐसी कंट्री जो ग्रे में खड़ी है, तो आप चाहते हैं कि उसे अपनी साइड पुल किया जाए। तो इस टाइम पे अगर मैं ब्लैक मानता हूँ यूरोपियन साइड को, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को अपने साथ में ले, और जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा वो सपोर्ट बेसिकली भारत का ले पाए। लेकिन अगर इस तरीके के एजेंडा वो रन करते रहेंगे तो शायद इंडिया से सपोर्ट मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ के साथ अगर मैं जियो पॉलिटिकल रिलेशन की बात करता हूँ, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में जैसे ही अमेरिका और कनाडा ने हाथ पीछे किए हैं खालिस्तान से, तो आईएसआई के साथ जो उसका ओरिजिनल बाप है चाइना, वो आ चुका है, और वो भी आज की डेट में यूटिलाइज कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया की इमेज को नेगेटिव बनाया जाए, और इसलिए वो भी प्रो खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है इन यूके एंड कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। अब आपको खुद समझने की जरूरत है कि अगर आप चाइनीज लेड एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यूएस के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आपके जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो जस्ट इंडिया से इंपैक्ट नहीं होंगे, वो यूएस से भी इंपैक्ट होंगे। यूएस ऑलरेडी नेटो के चक्कर में आपसे गुस्सा बैठा है, वो ऊपर ऑलरेडी आपके ऊपर टैरिफ लगाने के लिए बैठा है। इंडिया यूएस इंडो पैसिफिक रीजन की वजह से आपको साथ में आते हुए दिखते हैं, और एंटी चाइनीज या फिर टू काउंटर चाइना वाला जो एंगल है उसकी वजह से आपको इंडिया यूएस साथ आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया आप पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और वो जो हम बोलते हैं ना कि किस तरीके से पावर बैलेंस किया जाए, रिलेशंस को बैलेंस किया जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो यूरोप को एक ऐसे एंगल से देखेगा कि भाई ये ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है, दे आर क्वेश्चनिंग माय सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यूके गवर्नमेंट को डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी तक रखना चाहिए, इसे प्रोपोगेंडा और एजेंडा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठना चाहिए उनके देश के अंदर। मैं केवल इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सेम चीज़ इन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स के साथ इस देश के अंदर हो जाए, सेम चीज़ इन कंट्रीज़ के फॉर एग्जांपल मैं कल को ये बोलना शुरू कर दूं कि जी मैं यूके के जो हाई कमिश्नर हैं उनको मैं अटैक करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो आप दुनिया भर के सवाल भारतीय सरकार के ऊपर उठाना शुरू कर दोगे। आपके देश में इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप केवल इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कैसे सपोर्ट करते हुए आ रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब यूके गवर्नमेंट को, जर्मनी गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को देने की जरूरत है। अदरवाइज आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली हम कभी आप पर ट्रस्ट कर पाएं और एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपके बन पाएं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।